वेलकम एवरीवन। चलिए आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कंपनी कृत्रिम व्यक्ति कहलाती है क्योंकि ऑप्शन ए, यह प्राकृतिक व्यक्ति के रूप में नहीं होती है। तो ये तो सही है कि एक प्राकृतिक व्यक्ति नहीं होती है, लेकिन केवल इसी रीज़न से इसको कृत्रिम व्यक्ति कहेंगे, ये सही नहीं है। तो नेक्स्ट ऑप्शन बी है, इसके विरुद्ध न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये रॉन्ग हो गया क्योंकि हम कंपनी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकते हैं अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो। सी ऑप्शन यह अदृश्य और अमूर्त है, तो ये भी रॉन्ग है। कंपनी को हम देख भी सकते हैं और वो अमूर्त नहीं होती है, मूर्त होती है। ऑप्शन डी, इसका अस्तित्व केवल विधान की दृष्टि में होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी ही बचा और ये करेक्ट है। और जहाँ तक देखिए आपने डेफिनेशन पढ़ रखी होगी, तो पहली ही लाइन होती है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। तो उस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता है। तो इसका अस्तित्व विधान की दृष्टि में होता है, इसीलिए हम इसको कृत्रिम व्यक्ति कहते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन है, अब संभावित दायित्वों को लेखा विवरणों में टिप्पणी के रूप में जोड़ने की प्रथा अनुसरण है। भाई ऐसा हम कौन सी प्रथा के अकॉर्डिंग करते हैं, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा है। सबसे पहली बात, संभावित दायित्व यानी कि कंटिजेंट लाइबिलिटी। कंटिजेंट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटीज़ होती हैं जो एक्चुअल में लाइबिलिटी बनी नहीं है अभी तक, बट उनकी संभावना है कि आपकी लाइबिलिटी बन सकती है, बट अभी तक बनी नहीं है, तो हम इन्हें स्टेटमेंट में तो नहीं दिखाते हैं, लेकिन इनको ना एज अ नोट हम स्टेटमेंट के बाहर, लाइक बैलेंस शीट जब आप बनाते हो तो उसके बाहर एज अ नोट आप उसको शो करते हो। तो ऐसा किस प्रथा के अकॉर्डिंग किया जाता है, तो वो है यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, प्रगटीकरण की प्रथा या प्रकटीकरण की प्रथा। ये दोनों ही तरीके से लिखा जाता है। ओके, चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत खाता है? पर्सनल अकाउंट कौन सा है? पहला है आपका ऑप्शन निवेश, दूसरा है आपका कमीशन, तीसरा है आपका अदत्त वेतन और चौथा है आपका ऑप्शन अंश प्रब्याज। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपका जो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा वो है आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी। मैं पहले भी शायद किसी वीडियो में बता चुकी हूँ आपको, जो आउटस्टैंडिंग्स होती हैं आपकी वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में जाती हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो सीधा मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता देती हूँ, जो कि है ऑप्शन नंबर ए, एडविन बी फिलिप्पो। इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अब निम्नलिखित में से लेखांकन समीकरण कौन सा है? तो देखिए, लेखांकन समीकरण, पूंजी इक्वल टू क्या होगा, संपत्तियां और दायित्व, या पूंजी इक्वल टू संपत्तियां माइनस दायित्व, ये संपत्तियां होती हैं दायित्व माइनस पूंजी, या फिर ऑप्शन डी है दायित्व इक्वल टू संपत्तियां प्लस पूंजी। तो देखिए आप सीधे ना अपने माइंड में इमेजिन कीजिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट, नहीं तो देखिए आपकी स्क्रीन पे अब शो हो रहा है बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट, जिसमें आपको लाइबिलिटी साइड में शो हो रहा है कैपिटल एंड ऑल टाइप की लाइबिलिटीज़, एंड असेट साइड में ऑल टाइप की असेट्स हैं। और ये बात तो आप सबको पता ही होगी, बोथ ऑफ साइड जो होती हैं आपकी बैलेंस शीट की वो इक्वल होनी चाहिए, इक्वल ही आती हैं। तो आपका जो असेट्स है वो इक्वल होगा, देखिए कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के ना। और अगर आप खाली कैपिटल को फाइंड आउट करना चाहेंगे तो असेट्स में से लाइबिलिटी हटा दीजिए, तो आपको कैपिटल पता चल जाएगा कि नहीं। तो इसके थ्रू आपको क्लियर हो गया होगा अब कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, पूंजी इक्वल टू यानी कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी। ओके, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी की आधारभूत पूंजी की व्यवस्था करते हैं, ऑप्शन ए समतांश, ऑप्शन बी ऋण पत्र, सी है आपका पूर्वाधिकारी अंश, डी है औद्योगिक वित्त निगम। तो आई होप आप सबको पता होगा कि कंपनी की जो आधारभूत पूंजी होती है उसकी व्यवस्था इक्विटी शेयर्स करते हैं। तो इक्विटी शेयर इसका यानी कि समतांश इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी को हानि होने पर भी लाभांश या ब्याज प्राप्त करते हैं, यानी कि कंपनी को हानि हो रही है फिर भी ऐसे कौन है जो लाभांश और ब्याज प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए पूर्वाधिकार अंश, ऑप्शन बी समतांशधारी, ऑप्शन सी आपका ऋण पत्रधारी, या ऑप्शन डी संचालक। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋण पत्रधारी। ओके, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अब निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक क्रियाओं को योजनाबद्ध तरीके से करना क्या कहलाता है? तो इसका सीधे करेक्ट ऑप्शन पे चलते हैं हम। देखिए, अगर आप कोई कार्य, कोई उद्देश्य प्राप्त करने के लिए और योजनाबद्ध प्लानिंग करके करते हो ना, वो कार्य प्रणाली होती है।
ठीक है, योजना बनाना यानी कार्य प्रणाली। लेकिन आपको मैंने एक वीडियो में आया था कार्य परिपाटी को डिस्क्राइब किया था, यहाँ पे मैं बता दूं क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कार्य प्रणाली कौन सा होता है, परिपाटी कौन सा, और दोनों ऑप्शन अगर एक ही क्वेश्चन में आ जाएं तो भी आप कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे कि थर्ड ऑप्शन दे रखा है कार्य प्रणाली और परिपाटी दोनों कहेंगे क्या, नहीं। तो देखिए परिपाटी क्या होता है, परिपाटी का मतलब होता है मान लो आप आपके कार्यालय में पहले से कोई तरीका चला आ रहा है और पहले से ही एक तरीका था, उसी को फॉलो करते जा रहे हो आप आगे तक, उसी ढंग से उसी तरीके से काम कर रहे हो, तो वो होता है कि पहले से चले आना यानी कि परिपाटी, और उसी परिपाटी का फॉलो कर रहे हो, पालन कर रहे हो, ठीक है। लेकिन प्रणाली में आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए ना योजना यानी प्लानिंग के तहत आप अपना कार्य करते हो। तो आई होप आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया है। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है अब, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य हेतु अंश प्रीमियम का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि शेयर प्रीमियम की अमाउंट का यूज़ आप कहाँ कर सकते हो। पहला ऑप्शन है कंपनी के ऋण पत्रों पर कटौती, दूसरा ऑप्शन है आपका कंपनी के प्रारंभिक खर्चों को अपलिखित करने में, सी ऑप्शन है आपका बोनस अंश निर्गमित करने में, और डी ऑप्शन है भवन निर्माण में। तो यहाँ पे सीधे चलते हैं करेक्ट ऑप्शन पर। शेयर प्रीमियम के अमाउंट को आप कंपनी के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस प्रारंभिक खर्चों को अपलिखित करने में कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। व्यवसाय में कार्यालय की स्थिति क्या है। पहला ऑप्शन है अधीनस्थ की है, दूसरा ऑप्शन है आपका नियंत्रक की, अगला है परिपूरक की, या ये सभी। तो मैं आपको बता दूं कार्यालय की जो स्थिति है वो एक नियंत्रक की होती है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, परिवर्तनशील लागत अनुपात आपको गिवन है 30%, स्थायी लागत यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 1,26,000, और इसने हमसे पूछा है सम विच्छेद बिंदु यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर। सबसे पहले देखिए आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है बीपी निकालने का फॉर्मूला जब आपको फिक्स्ड कॉस्ट गिवन होता है। तो देखिए बीपी इक्वल टू एफ इंटू एस पी अपॉन में एस पी माइनस के वीपी। एस पी से मतलब होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड वीपी से मतलब है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। या फिर दूसरा फॉर्मूला है एफ इंटू एस अपॉन में एस माइनस वी। एस एंड वी सिंपल से मतलब होता है टोटल सेल्स एंड वी से मतलब है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। या तीसरा फॉर्मूला है एफ अपॉन में पीवी रेशो। तो देखिए क्वेश्चन में ना तो हमें सेल्स पर यूनिट गिवन है, ना ही वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, ना ही टोटल में गिवन है, ना तो टोटल सेल्स ना ही टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो हमें तीसरे फॉर्मूले से जाना होगा जो है हमारा एफ अपॉन में पीवी रेशो, और इसके लिए हमें फिक्स्ड कॉस्ट के साथ साथ पीवी रेशो पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पीवी रेशो। ओके, तो देखिए पीवी रेशो निकालने का फॉर्मूला अब आपको स्क्रीन पे गिवन है। 100 में से माइनस कर देते हैं परसेंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स। तो अगर आप इसमें से माइनस करते हो 30% को तो आपका पीवी रेशो आएगा 70%। ओके, ये मिल गया हमें। तो चलते हैं सीधे बीपी के फॉर्मूले पर। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशो, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट है हमारा 1,26,000 अपॉन में 70%। परसेंट का साइन अगर आप नीचे से हटाते हो तो ऊपर 100 हमको बढ़ाना पड़ेगा, तो हमने 100 ऊपर ऐड कर दिया। अभी 0 से 0 कट कर देते हैं और 7 से ये 1,26,000 जो था जिसमें एक 0 हटा चुके हैं, ये कट जाएगा आपका 1800 टाइम्स। ओके, मल्टीप्लाई 100, तो हमारा आंसर आया यहाँ पे 1,80,000। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये हमारा करेक्ट है। आई होप आपको क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट है लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। पहला ऑप्शन है प्रति इकाई निर्धारित करना, बी ऑप्शन है आपका लाभ ज्ञात करना, सी है अंकेशन करना, डी है उत्तरदायित्व निश्चित करना। तो चलते हैं सीधे करेक्ट ऑप्शन पर। यहाँ पे मुख्य उद्देश्य की बात हो रही है जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रति इकाई निर्धारित करना। ओके, नेक्स्ट है आप लागत लेखा विधि। पहला ऑप्शन है व्ययों का वर्गीकरण करती है, सेकेंड ऑप्शन है नेक्स्ट वाला व्ययों का उचित विभाजन करती है, सी है उत्पादित वस्तु की प्रति इकाई लागत ज्ञात करती है, डी है उपरोक्त सभी कार्य करती है। तो देखिए लागत लेखा विधि में ये सारे ही कार्य आते हैं, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अब बैंकिंग शब्द परिभाषित है। भाई पहला ऑप्शन ए है अधिनियम 1949 में, बी ऑप्शन है पराक्रम्य अधिलिखित अधिनियम 1881 में, या सी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 में। देखिए बैंकिंग शब्द को ना अधिनियम 1949 में डिफाइन किया गया है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, अधिनियम 1949। ओके, चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI
की स्थापना की गई? कौन से सन में की गई? सीधे करेक्ट ऑप्शन पे चलते हैं भाई। आईडीबीआई की स्थापना 1969 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फिर। रिलाइज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक इस लेखक द्वारा लिखी गई। तो सीधे चलते हैं इसके करेक्ट ऑप्शन पे, जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जे बी से। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, आयकर अधिनियम कब बना? ऑप्शन नंबर ए 1961, बी है 1962, सी है 1963, डी है आपका 1964। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे 1961। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस मुद्रा का धात्विक मूल्य घोषित मूल्य से कम होता है उसे क्या कहते हैं भाई? प्रधान मुद्रा, या फिर सांकेतिक मुद्रा, या वस्तु मुद्रा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, सांकेतिक मुद्रा। तो सांकेतिक मुद्रा किसको कहते हैं? जिसका धात्विक मूल्य है उसके घोषित मूल्य से कम होता है। इसको इस तरह से समझते हैं, लाइक आपके पास 2000 रुपये का नोट है, ठीक है, वो कागज़ का बना हुआ है। उस कागज़ की कीमत 2000 नहीं है, उस पे जो अंकित मूल्य है वो 2000 है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका धात्विक मूल्य कम है, लेकिन उस पे जो घोषित मूल्य है वो यहाँ पे ज़्यादा है। सेम यही बात ना कॉइन्स पे भी लागू होती है। तो जो कॉइन्स हमारे बने हुए होते हैं ना, वो उनकी धात्विक वैल्यू ज़्यादा नहीं होती है, वो इतनी अच्छी धातु नहीं होती है। तो जितना उस पर मूल्य लिखा होता है उससे कम ही वैल्यू होती है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात फॉलो हुई कि धात्विक मूल्य कम है उसके घोषित मूल्य से। आई होप आपको क्लियर है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, एक असाधारण सभा बुलाने के लिए कितने दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है? तो एक असाधारण सभा बुलाने के लिए पहला ऑप्शन है 30 डेज का, बी ऑप्शन है आपका 21 दिन का, सी ऑप्शन है 14 दिन का, या फिर डी है आपका 7 दिन का। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पे चलते हैं, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 21 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है असाधारण सभा बुलाने के लिए। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। पूंजीपति आत्मा नहीं होती, पूंजीपतियों की अभिलाषा लाभ तथा उनका ईश्वर स्वर्ग है, ये कथन किसने कहा? तो सीधे करेक्ट ऑप्शन पे चलते हैं भाई। ये कथन कहा था हेनरी फोर्ड ने। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। और इसी क्वेश्चन के साथ हमने आज के 20 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आई होप ये आपके लिए यूज़फुल रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।